मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, इसके अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स, प्रागैतिहासिक शिकारी संग्राहक। इसके अंतर्गत हम मानव सभ्यता के विकास क्रम को समझेंगे। मानव ने कैसे विकास की ओर कदम रखा और उस सारे काल को क्या कहा जाता था। इसके अंतर्गत जैसा कि सभी जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल इसे कहा जाता है और इसके अंतर्गत हम पूर्व और मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक युग का विभाजन मोटे रूप से हम 3 भागों में करते हैं: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। आज हम पुरापाषाण युग के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। पुरापाषाण युग, इसके अंतर्गत मानव सभ्यता किस तरह की थी और मानव जीवन किस प्रकार का था। तो जैसा हम जानते हैं कि मानव की पूर्व परंपरा से अधिक आज से लगभग 2,50,00,000 वर्ष पूर्व तक इसे देखा जा सकता है, किंतु लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व में आकर ही उसने अपनी जैविक क्षमता को और अधिक पूर्ण बनाने के लिए अपने आसपास के वातावरण को सुनिश्चित रूप में ढालने का प्रयास किया था। इस काल की विशेषता 3 बड़े बड़े स्तनधारी परिवारों का आविर्भाव है, जिन्हें आधुनिक घोड़े, हाथी और मवेशियों का पूर्वज माना जाता है। इनके अवशेष फ्रांस में मिलते हैं। इसके बाद लगभग 20 लाख साल तक मनुष्य के पूर्वजों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। आज से लगभग 10 लाख साल पूर्व जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तथा ठंड और सामान्य गर्मी के दौर आए, तब जीवों को भिन्न भिन्न किस्मों और जातियों का बहुशाखित ढंग से विकास हुआ। जहाँ तक मानव की उत्पत्ति का संबंध है, ये माना जाता है कि लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फीट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल कर आया, जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। और ये कपी अत्यंत लंबी बाहों से लटक लटक कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर पहुंच जाया करते थे। कालांतर में ये कपी जंगल की सीमा पर भी मंडराने लगे और आगे चलकर मैदानी जीवन के लिए अनुकूलित हो गए। इसके फलस्वरूप उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वे धरती पर रहने लगे, उपकरणों का प्रयोग करने लगे और उसके बाद मुद्रा में चलने लगे और अपने हाथों का प्रयोग मुक्त रूप से करने लगे। इनके अतिरिक्त उनके मस्तिष्क से काम लेने की क्षमता भी पहले की अपेक्षा अधिक विकसित हुई और वे कुछ बोलने भी लगे थे। तो मानव की इस विकास की प्रक्रिया को एक तुरंत नहीं हो गई थी, एक लंबे समय तक चली थी और इस युग में मानव में हुए परिवर्तनों और उसके विकास को विविध चरणों में देखा गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन अत्यंत रोचक है। इसके माध्यम से हमें विदित होता है कि भारत में मानव सभ्यता का विकास और उद्भव और विकास कैसे और कब हुआ। भिन्न भिन्न समय में कौन कौन सी संस्कृतियां प्रचलित रही, संस्कृति के विकास में कितने चरण व्यतीत हुए और वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। क्योंकि मानव सभ्यता की उत्पत्ति और विकास की कहानी अत्यंत दिलचस्प है। आदिम युग से आधुनिक युग तक पहुंचने में मानव को करोड़ों लाखों वर्ष व्यतीत करने पड़े और उसे अनेक विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा।
परंतु मनुष्य ने कठिनाइयों और प्रकृति से कभी हार नहीं मानी। अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर वह सदैव प्रकृति पर विजयी रहा। भारत में पाषाण उपकरणों की खोज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई और इसमें चेन्नई से सबसे पहले हस्त कुठार खोजा गया और उसके प्रयासों से भारत के पाषाण उपकरणों को एक यूरोपीय प्रदर्शनी में स्थान मिला। प्राग इतिहास के विशेषज्ञ इतिहासकारों द्वारा पाषाण उपकरणों की निर्माण विधि और उपयोग पर शोध के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव के जीवन को निरूपित किया जाता है। जिस स्थान से, जिस संख्या और जिस अवस्था में ये उपकरण प्राप्त होते हैं उससे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य उजागर होते हैं। तो पाषाण युग मानव जीवन का सबसे लंबा काल है और इसीलिए इसका अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम जैसा कि भारत में मानव का विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को हम अलग अलग चरणों में देखेंगे। पाषाण काल और उपकरण में पाषाण काल के अंतर्गत हमने 3 विभाजन किए हैं: पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। दूसरा है मध्य पाषाण और इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ जो छोटे छोटे उपकरण हैं वो मिलते हैं। और नव पाषाण काल जिसमें चिकने हस्त कुठार आदि की प्राप्ति हमें होती है। तो पूरा पाषाण युग, इसमें मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा काल व्यतीत किया और इसी युग में प्रकृति से संघर्ष कर उसने जीने की कला सीखी थी। इस युग को क्रमशः निम्न मतलब लोअर, मध्य, मिडिल और उच्च अपर युगों में बांटा गया है। भारत में पूरा पाषाण काल की यदि हम चर्चा करें तो भारत में पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमें कई चीज़ें अनुसंधान के दौरान प्राप्त होती हैं। तो भारत में इन चारों मूल मानव प्रारूपों के विकास का अनुसंधान अभी तक विशेषज्ञों के द्वारा तो नहीं किया गया। इसका कारण है पाषाण युगीन प्रजातियां के विषय में आधारभूत जानकारी अभी तक यहाँ पूरी नहीं हुई है। हम पूरा पाषाण युग के बारे में और उससे पहले प्रागैतिहासिक युग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक युग के संदर्भ में संस्कृति शब्द का अभिप्राय ऐतिहासिक युग की संस्कृति से कुछ भिन्न है। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को अनेक तरीकों से पूरा करने की चेष्टा करता है। वह इनकी पूर्ति अपने निकट के वातावरण से स्वयं के अनुकूल बनाने तथा उससे जीवन निर्वाह की वस्तुएं प्राप्त करने की चेष्टा करके करता है। प्रागैतिहासिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी अतीत काल के मानवीय गतिविधियों के ठोस अवशेषों के पुनर्निर्माण के माध्यम से की जाती है। इनमें मानव के अवशेष, उसके द्वारा प्रयुक्त पत्थर के औजार, पृथ्वी के ऊपर गुफाओं में दबी वस्तुएं तथा नदी निक्षेपों से मिले पशु जीवाश्म आदि होते हैं। और इस तरह से इस काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: अत्यंत प्राचीन पूरा युग, और अभी तक जो अनुसंधान करता है उनके अनुसार इस युग के सूचक जीवाश्मों के अभाव में कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। हमें केवल ये ज्ञात है कि यह युग आइस एज से संबंध हो सकता है। पूरा पाषाण युग, इसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के समान जीव की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले ये उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। इस महाद्वीप से वह जीव अन्य देशों में आया जिनमें भारत भी सम्मिलित है। इरफान हबीब के अनुसार आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व
शिवालिक पहाड़ियों में मिले होमोनिड मानव के अवशेषों को रामापिथेकस माना जा सकता है। उनके अनुसार वह इंडोनेशिया के घने जंगलों में रहने वाले औरंग ओटांग का वंशज था। एक लंबे समय के पश्चात मानव के पूर्वज द्वारा प्रयुक्त औजार हमें पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के रिवात नामक स्थान पर पाए गए थे और भूगर्भ शास्त्रियों ने इसका समय आज से लगभग 7,30,000 से 1,30,000 वर्ष पूर्व का बताया है। इरफान हबीब का मत है कि होमा इरेक्टस भारत के कुछ अन्य भागों में भी निवास करता था। पाकिस्तान की झेलम नदी के सोहन के क्षेत्र में अनेक गंडासे, खंडक उपकरण, चॉपिंग टूल्स तो ये भी हमें अपरिष्कृत रूप में मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सोहन संस्कृति ने धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ाए। उनके औजार बनाने की तकनीक और परिष्कृत होती गई और फिर उन्होंने खुरचनी का रूप दिया। मध्य भारत के नरसिंहपुर और नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के तटों पर 6 स्थानों में पूर्व पाषाण काल के औजारों के साथ साथ लुप्त जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हस्त कुल्हाड़ी आदि भी प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र की प्रवरा नदी गोदावरी की एक सहायक नदी के साथ साथ निवास में आंध्र प्रदेश के गिदलूर, करमपूड़ी तथा मद्रास के अनेक स्थानों से हमें गंडासा और खंडक उपकरण भी मिले हैं। इसके बाद यदि हम देखें इस युग के प्रमाण हमें भारत के विभिन्न भागों में मिले हैं और उससे ये ज्ञात होता है कि इस युग में मानव लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में निवास करता था। मध्य पूर्व पाषाण युग, मिडिल पैलोलिथिक एज, ये अत्यंत प्राचीन पूर्व पाषाण युग से नव पाषाण युग के मध्य का काल है। मध्य पूर्व पाषाण युग के नाम से जाना जाता है और इस समय तक मनुष्य को एक संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ा था। और यहाँ पर यदि हम देखें तो पूर्व पाषाण काल के अगले चरण में इसकी हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये उपकरण हमें मिले हैं। पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता में ज़्यादातर इसका नाम पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो भी जानकारी हमें मिलती है इस काल की वो पाषाण उपकरणों से ही मिलती है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि पुरातत्ववेत्ताओं का ऐसा मानना है कि पूरा पाषाण युग में किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं थी और खुदाई में भी ऐसा कोई उपकरण नहीं मिला है जो उनकी धार्मिक भावना का द्योतक हो। कोई पूजा स्थल नहीं मिला है खुदाई में, न तो मृतकों की समाधियाँ मिली है और न ही अंत्येष्टि क्रियाकांड के प्रमाण मिले हैं। जंगलों में मृतकों के शव या तो जंगली जानवर द्वारा खा लिए जाते थे या जंगल में लटक कर मिट्टी में समा जाते थे। तो मानव जीवन एक तरह से खाना बदोश सा जीवन था। मध्य भारत और दक्षिण भारत की खुदाइयों में भी उनके काफ़ी संख्या में पाषाण औजार मिले हैं। कुल्हाड़ियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो कि जगह है और रायसेन भोपाल के आसपास है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी मिर्ज़ापुर से भी गुफाओं का अस्तित्व प्रकाश में आया है जहाँ मानव समूह बनाकर रहता था। भीमबेटका से हमें शैलाश्रय और रॉक पेंटिंग्स ये सब यहाँ पे हमें मिलती हैं। तो इस युग का मानव कितना ही बर्बर क्यों न रहा हो, पर ये तो स्पष्ट है कि वह सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था और इस युग का मानव न तो किसी धातु से परिचित था और न ही उस समय तक वो मृद भांड मिट्टी के बर्तन बनाना सीख पाया था। इसके अलावा मध्य पूर्व पाषाण युग यदि हम देखें तो ये एक संक्रांति का काल था
पुरातत्ववेताओं की धारणा है कि पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का ये संक्रमण था। बहुत दिनों तक विद्वान मध्य पाषाण युग के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस बात को स्वीकार किया गया। ऐसे उपकरण आए जिन्होंने इस धारणा की पुष्टि की कि पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का जो अंतराल था और वो अलग तरह का था, और वस्तुतः ये काल नवपाषाण का अग्रगामी था। पूरा पाषाण युग की समाप्ति पर संपूर्ण विश्व में भारी जलवायु परिवर्तन हुए। वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण मनुष्य के लिए सर्वथा नवीन अनुकूलन आवश्यक हो गया था। इस युग में वैसे तत्वों का विकास हुआ जिन्होंने नवपाषाण युग में मानव के सामाजिक आर्थिक जीवन में महान परिवर्तन ला दिया था। भारत में सबसे करीब 8000 वर्ष पूर्व हिमयुग के समाप्त होने पर और नूतन काल के आरंभ होने के साथ ही मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों का उदय हुआ।